हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जनरल साइंस का आज पार्ट 30 है, जिसमें हम देखेंगे टॉप 25 एमसीक्यूज जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यह वीडियो डेली शाम को 5 बजे प्राप्त हो जाएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, लीची के किस भाग को खाया जाता है? तो देखिए, अलग अलग फल फ्रूट्स के जो पार्ट हम खाते हैं उसको साइंस में अलग अलग नाम दिया जाता है। तो और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए, यहाँ पे लीची के मांसल एरिल एंड की फैल्सी एरिल के जो है हम खाते हैं, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे बनाना हो गया, उसके कौन से पार्ट को हम खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको कहते हैं मेसोकार्प और एंडोकार्प कहते हैं, ठीक है। और देखिए, इसके अलावा आम, पपीता, इसकी मध्य फल भित्ति यानी कि जो भाग हम खाते हैं उसको मध्य फल भित्ति कहा जाता है। नारियल के भ्रूणपोष या हम कह सकते हैं एंडोस्पर्म, इसको हम खाते हैं। गाजर, सलजम, चुकंदर और मूली, इसके जड़ को एक तरह से हम जो भाग हम खाते हैं उसको एक तरह से साइंस में हम जड़ कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोटो ऑपरिज्म किसे प्रभावित करता है? तो देखिए, फोटो ऑपरिज्म किसे प्रभावित करता है? ये फूलों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो देखिए, फोटो ऑपरिज्म क्या होता है कि पत्तियां या पार्श्व जो कलियों की बजाय ये पुष्प कलियों का उत्पादन और प्रेरित करके इसको जो है फूल को जो है प्रभावित करता है। और देखिए, फोटो ऑपरिज्म में हम देखते हैं जीवों के दिन रात के जो परिवर्तन की जो क्रिया होती है और जो जैसे डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ को जो है वो एक तरह से जो है उतार चढ़ाव के जो है एक तरह से इसको जो है प्रकट करने का कार्य करती है फोटो ऑपरिज्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं की रस्ट रोग क्या है? तो देखिए, गेहूं की रस्ट रोग क्या है, इनकी किस तरह का रोग होता है, कैसे फैलता है? तो ये एक तरह से कवक जनित रोग है। इनकी रस्ट रोग एक कवक के कारण ये फैलता है। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया अलग अलग फसलों के रोग। तो आज मैं यहाँ पे बताऊंगा गेहूं में कितने प्रकार के रोग लगते हैं। तो देखिए, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। जैसे पर्ण रस्ट या भूरा रतुआ बोलते हैं इसको, धारीदार रतुआ या पीला रस्ट, तना रतुआ या काला रतुआ, करनाल बंट या लूज स्मट और पर्ण झुलसा या लीफ ब्लाइट। देखिए, ये इनमें से कुछ रोग हैं वो अन्य फसलों को भी लग सकते हैं। तो कई बार ये पूछा जाता है कि ये रोग तो उसमें उस फसल में लगता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो एक ही रोग अलग अलग फसलों को भी लग सकता है, लेकिन गेहूं में ये रोग होते हैं मेनली और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस में ध्वनि तरंगों का प्रसार इनकी स्प्रेडिंग में निम्न में से क्या शामिल है? तो देखिए, इनकी जब ध्वनि गैस में प्रसारित होती है तो इनकी स्प्रेड होती है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एडिएबेटिक संपीड़न और अपवर्तन, ये दो चीज़ उसमें इंक्लूड होती है। इसके माध्यम से वो स्प्रेड होती है। देखिए, एडिएबेटिक संपीड़न होता है क्या? जब भी किस ऊष्मागतिक निकाय में किए गए एक ऐसे प्रक्रम को हम एडिएबेटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि परिवर्तन के समय निकाय और बाह्य जो वातावरण के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान न हो, इसको हम एडिएबेटिक प्रोसेस कहते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में ऊष्मा का आदान प्रदान निकाय और बाह्य वातावरण के बीच में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, सिरका का जो रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। और देखिए, एसिटिक एसिड को हम एक तरह से एथेनोइक एसिड भी कहते हैं और जिसका रासायनिक फार्मूला है CH3COH होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में गर्मी यानी कि हीट का क्षैतिज यानी कि हॉरिजेंटल ट्रांसफर क्या कहा जाता है? तो देखिए, हॉरिजेंटल ट्रांसफर क्या कहा जाता है? संवहन या कन्वेक्शन कहा जाता है। और देखिए, संवहन या कन्वेक्शन होता क्या है? किसी भी जैसे टेम्परेचर हो गया, ताप का किसी अधिक ताप यानी कि टेम्परेचर वाले भाग से अधिक शीतल भाग यानी कि जो ठंडा यानी कि जो अधिक गर्म से ठंड की ओर ताप का जो स्थानांतरण होता है उसको हम कन्वेक्शन या संवहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा भाग हाथी की सूंड यानी कि टस्क ऑफ एलिफेंट के रूप में संशोधित हो जाता है? तो देखिए, इसमें संशोधित भाग कौन सा होता है? तो देखिए कि दूसरा इंजी या जिसको हम कहते हैं सेकंड इंसाइसर, एक तरह से हाथी की जो हम देखते हैं कि जो हाथी के सूंड के रूप में ये बाद में जाके ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये सेकंड इंजी या सेकंड इंसाइसर, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सूंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है आगे चल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह तत्व जो रबर को वल्कनाइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वल्कनाइजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है रबर को, वो कौन सा तत्व है? तो ये सल्फर। देखिए, सल्फर को हम डिनोट करते हैं एस से और इसका परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32.1 है। और देखिए, एक रासायनिक तत्व है, ठीक है। और इसको ऑक्सीजन के समूह में रखा जाता है और यह जो है जैव पदार्थों में विभिन्न रूपों में विद्यमान रहता है, ठीक है। और देखिए, सबसे आम वल्कनाइजेशन
एजेंट सल्फर ही है और यह रबड़ के साथ गर्म होकर अलग अलग बहुलक और अणुओं में जो है ये बनता है, ठीक है। और ये हल्के पीले रंग का होता है जैसे आप फिगर में देख रहे होंगे और गंध रहित सॉलिड पदार्थ होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप सल्फर के बारे में जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन नवीनीकरण इनके रिन्यूएबल एनर्जी है, ऊर्जा है। तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी और ये कौन सा है, तो ये सोलर ऊर्जा। तो देखिए ऐसी एनर्जी जिसको हम देखते हैं कि जो है रिन्यू करने की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि वो प्राकृतिक जो स्रोत है उस पर निर्भर होती है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होती है। और ऐसी ऊर्जा को हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। जैसे हमने देखा कि सूरज या सौर ऊर्जा हो गया, जो भूतापीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया और ज्वार जल, बायोमास, इन सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि एक तरह से ये रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं निषेचन सामान्य रूप से किसमें होता है। तो देखिए निषेचन इनकी फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है, एक तरह से निषेचन ये ह्यूमन के लिए यूज़ किया जाता है, तो और ये फैलोपियन ट्यूब में होता है ये प्रोसेस कम्प्लीटली, ठीक है। अब देखेंगे जंतु में मादा के अंडाणु और नर के शुक्राणु मिलकर एक तरह से हम देखते हैं कि जो एक मिल जाते हैं और एक नए जीव का सृजन करते हैं, एक तरह से हम जिसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और देखिए महिलाओं के जो शरीर है उसमें हम देखते हैं कि जो गर्भाशय के दोनों तरफ ओवरी रहती है और ये जो गर्भाशय है ये फैलोपियन ट्यूब के द्वारा जुड़ी हुई थी। आप जैसे इस फिगर में देख रहे होंगे, ठीक है, इस फिगर में आप देख लेंगे ये है फैलोपियन ट्यूब और देखिए दोनों ओवरी से मिलकर ये जो है जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस तरह से इंटरनली, ठीक है। तो ये चीज़ नाम ध्यान रखेंगे फैलोपियन ट्यूब, ये एक तरह से ये जिसमें हम देखते हैं कि निषेचन की सामान्य जो है ये रूप होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संगीत स्वर इनके म्यूजिकल नोट की गुणवत्ता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो देखिए ये निर्भर करती है कि हार्मोनिक सामग्री इनकी हार्मोनिक कंटेंट पर ये डिपेंड करती है कि उसका स्वर कैसा है, ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे इनके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स निम्न में से किस में प्रदर्शित नहीं होती है। तो देखिए यह किस में प्रदर्शित नहीं होती है, ये ध्रुवीकरण इनके पोलराइजेशन में ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हमें देखने को नहीं मिलती है, बाकी इन सारी चीज़ों में ये देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन, देखिए कई बार ये चीज़ मैं डिस्क्राइब किया हूँ। देखो एक बार मैं आपको यहाँ पे जो है रिफ्लेक्शन के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि कोई भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर अगर जाती है तो हम देखते हैं कि उसमें वो अभिलंब की ओर और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। यानी कि इस प्रकार की जो चेंजेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और इसी के अलावा हम देखते हैं कि जो विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है। अब जैसे इस फिगर में देखा, ठीक है, ये अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है, तो ये एक तरह से अपवर्तन कहलाता है। और देखिए जब प्रकाश या ध्वनि की जो तरंग है वो किसी अवरोध से टकराती है और अवरोध की जो है वो किनारों से मुड़कर उसके अवरोधक ज्यामिति की जो छाया होती है उसमें प्रवेश करता है और जिसको हम क्या कहते हैं, इस मुड़ने वाली जो घटना होती है उसको हम विवर्तन या डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप जरूर ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फोटोग्राफिक कैमरे में लेंस का फोकल लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो लेंस की शक्ति क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी। देखिए इसका राइट आंसर होगा डी, ठीक है। और देखिए डी कैसे आया ये बताते हैं हम। देखिए किसी भी लेंस की जो फोकस दूरी होती है एफ, जिसको हम देखते हैं मीटर में, और एक देखिए कि उसकी प्रकाशीय शक्ति का 1/f डायप्टर होगी, यानी कि ये देखिए मीटर में कह रहे हैं। अभी हमने देखा कि 5 क्या सेंटीमीटर है। देखिए सेंटीमीटर को अगर हम इसको मीटर में चेंज करते हैं तो 0.05 मीटर हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले में अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 1/0.05 इक्वल टू ये क्या आएगा 20। तो ये हमारा 20 ये जो है ये हमारा आंसर होगा। देखिए प्लस साइन यहाँ पे ये है, देखिए कि उत्तल लेंस में हम जो डायप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस में ये ऋणात्मक होता है। तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या होता है जब बल्ब के अंदर फिलामेंट टूट जाता है। तो यानी कि बल्ब के अंदर अगर फिलामेंट टूट गया यानी कि हम क्या कह सकते हैं, बल्ब जो है फ्यूज़ हो गया। और देखिए बल्ब में जो फिलामेंट होती है वो टंगस्टन धातु की बनी होती है और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। और उसके अंदर बल्ब के अंदर दो जो है गैसें होती है, आर्गन गैस और नाइट्रोजन गैस। तो मोस्टली आपको ये पता होगा आर्गन और नाइट्रोजन गैस होती है ताकि ये फिलामेंट को जो है इसके जीवन काल को बढ़ाता है, उसको जो है जंग इन सारी चीज़ से रोकता है। लेकिन इसमें परसेंटेज भी आप ध्यान रखेंगे, इस परसेंटेज में ये आर्गन और नाइट्रोजन गैसें होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थान पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज हो जाता है। तो कौन से स्थान पर ये क्षैतिज हो जाता है। तो देखिए ये
चुंबकीय भूमध्य यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर पर हम देखते हैं कि ये हॉरिजेंटल हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यानी कि हम देखें जो विंड एनर्जी होती है उसमें जो एनर्जी जो है वो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी वो हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा में कौन सी होती है, तो ये काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। देखिए आप पवन ऊर्जा में आप देख रहे होंगे कि इस तरह जो है ये व्हील घूमते रहते हैं, एक तरह से वो गति करते रहते हैं, तो कि उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो एक तरह से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम निम्न में से किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो देखिए फ्लेमिंग की जो नियम है दाहिने हाथ का नियम, ये प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऑल्टरनेट करंट के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, यदि अगर अंगूठा चालक की दिशा की ओर और तर्जनी उंगली हमारी चुंबकीय क्षेत्र की ओर डिनोट होती है, अगर उधर हो तो हम क्या कहते हैं, मिडिल फिंगर हमारी विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। आप इस फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर ये जो ये धारा की दिशा अगर हम हमारे बता रही है और मिडिल उंगली हमारी हम देखते हैं कि एक तरह से, तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्शन ऑफ मोशन बता रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो मिडिल फिंगर है वो हमारी जो करंट की जो है दिशा बतलाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स बायोलॉजी में हम किन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन में पूछा था एक्स बायोलॉजी, ठीक है। तो देखिए इसमें हम अंतरिक्ष और अन्य उपग्रह पर जीवन के बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, एक्स बायोलॉजी में हम अंतरिक्ष में और अन्य उपग्रह में जीवन के बारे में स्टडी करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला डीएनए क्या कहलाता है। तो देखिए बैक्टीरिया में जो पाया जाने वाला डीएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं, यानी कि परिपत्र डीएनए ये कहते हैं। देखिए डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। और देखिए डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाला एक तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है डीएनए के बारे में, इससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दालें किस फैमिली से प्राप्त की जाती है, यानी कि वो किस कुल का जो है ये फसल है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, लेग्यूमिनेसे, यानी कि इस फैमिली का इस कुल का जो है ये फसलें हैं दाल, ठीक है। और देखिए जो लेग्यूमिनेसे के सदस्य के लिए एक सामान्य नाम है, जैसे हम कहते हैं दलहन, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि जो मनुष्य के लिए बहुत ही जो है उच्च प्रोटीन प्रदान करती है और ये भोजन के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं। और देखिए इसमें हम देखते हैं कि आमतौर पर जैसे फलियाँ, मटर, सेम, इन सारी चीज़ ये इस फैमिली में आते हैं और इसमें ये जो पेड़ है एक तरह झाड़ियों के रूप में ये हमें दिखाई देने को मिलती है, ठीक है। और देखिए इसके अलावा ये जो फसलें होती है दलहन की फसलें, ये नाइट्रोजन के जो है ठीक करता है। इसके कारण हम देखते हैं कि जो अलग अलग जो फसलें रोटेट करती है उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत कम पड़ती है, अगर दलहन जो फसलें होती हैं उसको अगर हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन के जलने से क्या उत्पन्न होता है। तो देखिए हाइड्रोजन के जलने से हम देखते हैं कि पानी उत्पन्न होता है, ठीक है। और देखिए ये कैसे होता है कि जब केवल ये हवा की अनुपस्थिति में अगर हम देखते हैं कि अगर हाइड्रोजन गैस नहीं बन पाती है, तो देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन हम देखते हैं कि हवा के अनुपस्थिति में ये नहीं जल पाती है, ठीक है। और ये एक तरह से ऑक्सीजन से ही ये जल कर जो है पानी बनाती है, ठीक है। और देखिए हाइड्रोजन बहुत ही अत्यधिक ज्वलनशील होती है और ये 4 से 70% अगर एकीकृत हो जाता है तब ये जो है हवा के साथ ये जलने लगती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए कठोर जल के बारे में बताना है, तो ये कठोर जल सूटेबल नहीं है। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये पानी पीने में, साबुन से ये कपड़ा धोने में और बॉयलर में प्रयोग और फसलों में सिंचाई, इन सारी किसी भी चीज़ के लिए सूटेबल नहीं होता है। तो देखिए मेनली कई बार ये पूछा जाता है कि साबुन ये कठोर जल जो है साबुन के साथ कपड़ा धोने में प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है। देखिए इसका क्या कारण होता है, कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं और ये जब हम देखते हैं साबुन को कठोर जल में हम डालते हैं तो ये साबुन कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जो है अवक्षेपित हो जाता है और एक तरह से वो चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। और जिसके कारण हम देखते हैं कि ये कपड़े धोने में प्रयुक्त भी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे अजनबी यानी कि स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये क्या है, कौन सा गैस है। तो देखिए ये है जेनन या जीनॉन कहते हैं, जिसको एक तरह से स्ट्रेंजर गैस के रूप में इसको जाना जाता है। और देखिए कि एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा इसमें दिया हुआ है कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा वायुमंडल में 78% पाया जाता है और देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको हम एक
वर्षा जो अम्लीय वर्षा है उसका कारक है। और देखिए अम्लीय वर्षा होता है क्या, जैसे वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में होने पर क्या होती है कि ये वायुमंडल में जो है एक तरह से जल वाष्प से अभिक्रिया करके एक नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बनिक एसिड ये सारी चीज़ बनाते हैं, जो बाद में हम देखते हैं कि एक तरह से जो वर्षा जल को जो है अम्लीय बना देता है, जिसको हम कहते हैं कि अम्लीय वर्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है। तो देखिए ऑक्टेन संख्या किसका जो है एक तरह से गुण यानी कि गुणवत्ता क्वालिटी बताता है। तो ये जो पेट्रोल है एक तरह से जो है, ठीक है, इसको जो है ये इसके लिए हम देखते हैं कि गुणवत्ता का माप है ऑक्टेन संख्या। ठीक है, और देखिए जितने भी ऐसी चीज़ें हैं जो ईंधन, जैसे पेट्रोलियम हो गया, गैसोलीन हो गया, इसमें क्या होता है कि एक तरह से इसकी अपस्फोटन की जो माप है उसको हम ऑक्टेन संख्या कहते हैं। और देखिए जो भी ईंधन है जिसकी ऑक्टेन संख्या जितना अधिक होगा उसमें जो अपस्फोटन है इनके डिफ्लेशन वो कम होगा और वो ईंधन उतना ही अच्छा होगा। यानी कि अगर उसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है तो उसमें अपस्फोटन कम होगा और वो ईंधन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो देखिए संरक्षण के लिए यानी कि कंजर्व के लिए कोई चीज़ पदार्थों का कंजर्वेशन के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। और देखिए सोडियम बेंजोएट का एक जो है एक प्रकार का पाउडर है और देखिए कि जिसका रासायनिक फार्मूला है NaC7H5O2 इसका रासायनिक सूत्र है। और देखिए व्यापक रूप में एक तरह से हम देखते हैं ये जो खाद्य को जो है संरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। और दोस्तों वीडियो को जरूर आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।